सभी को नमस्कार। आर्य संस्कृत एकेडमी इस परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है सी टेट के पेपर में संस्कृत भाषा के अंतर्गत बार बार पूछे जाने वाले व्याकरण के प्रश्न। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सी टेट के पेपर में व्याकरण के प्रश्न वैसे नहीं आते हैं, जो पैसेज आता है उसी में से व्याकरण के प्रश्न आते हैं। तो इसकी पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने प्रत्यय वाले प्रश्न को हल किया था। आज की वीडियो में हम संधि, लकार, शब्द रूप और धातु रूप के प्रश्नों को हल करेंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो प्लीज अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन को दबाना ना भूलें। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, गच्छत इत्यस्य निर्वचनम किम अस्ति। गच्छत इस पद का निर्वचन क्या है, यानी पद परिचय क्या है। पहला है गम प्लस सत्री तृतीया विभक्ति एक वचन। दूसरा है गम प्लस कैत प्लस टाप प्रथमा एक वचन। तीसरा है गच्छ प्लस कैत प्लस टाप प्रथमा एक वचन। और चौथा है गम प्लस सत्री प्रथमा बहुवचनम। तो देखो बच्चों, यहाँ पर गच्छता तो केत प्रत्यांत तो है नहीं, क्योंकि केत प्रत्यांत का ता जुड़ता है। तो गम में केत जुड़ता है तो गतः बनता है, गच्छता नहीं बनता है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, गम में केत जुड़ता है तो गतः बनता है, गच्छता नहीं बनता है। तो इसमें शर्तरी प्रत्यय है। अब शर्त प्रत्यय वाला विकल्प दो में है, पहले में भी है और चौथे में भी है। तो आपका विकल्प सही होगा पहला। गम धातु है, शर्त प्रत्यय है और तृतीया विभक्ति एक वचन का यह पद है। समझ गए? बहुत अच्छे। आपका अगला प्रश्न है, रात्रो अपि इत अत्र कह संधि वर्तते। रात्रो अपि इस पद में संधि कौन सी है। पहला है आयात संधि, दूसरा है यड़ संधि, तीसरा है दीर्घ संधि, चौथा है गुण संधि। तो बच्चों, ये संधि वाला प्रश्न लगभग हर पेपर के पैसेज में आता है। तो संधि पहचानने के लिए सर्वप्रथम हम इस पद को 2-3 बार आप पढ़िए, रात्रो अपि रात्रो अपि रात्रो अपि। तो आपको पता चला कि इसका संधि विच्छेद होगा रात्रो प्लस अपि। अब तो आप पहचान गए ना कौन सी संधि होगी इसमें। अयादि संधि है। अयाद संधि क्यों है, क्योंकि रात्राव यानी आव मिल गया। तो अयाद संधि में आय आदि आदेश होते हैं। संधि पहचान में बिल्कुल ध्यान रखिए। दीर्घ संधि में आ ई उ और री ये दीर्घ हो जाते हैं। गुण संधि में आ ए और ओ तीन वर्णों का आदेश होता है। वृद्ध संधि में दीर्घ आ आए और आओ का आदेश होता है। और अयादि संधि में अय अव आय आओ का आदेश होता है। तो यहाँ पे आओ के बाद छोटा आ है तो आओ के स्थान पे आओ का आदेश हो गया, और जो बाद वाला आवर्ण था वह वा में लग गया। तो क्या बन गया, रात्रो अपि। समझ गए? बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है आपका, विद्वांसः इत अस्य रूपस्य किम प्रातपदिकम। विद्वांसा इस पद का प्रातपदिक क्या है। प्रातपदिक जानते हैं ना, मूल शब्द जिसके रूप चलते हैं। पहला है विद्वत, दूसरा है विद्वस, तीसरा है विद्वान, चौथा है विद्वन। तो कौन सा विकल्प सही है, फटाफट बताइए। बहुत अच्छे, इसमें दूसरा विकल्प सही है, विद्वस। बच्चों, विद्वस सकारांत शब्द है, इसके रूप चलते हैं विद्वान, विद्वांसो, विद्वांसः। तो इसको बिल्कुल ध्यान रखें। अगला प्रश्न है आपका, गृहीत लघुड़ः इत अत्र कः समासः विद्यते। गृहीत लघुड़ः इस पद में कौन सा समास है। पहला है बहुव्रीहि समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्वंद्व समास, चौथा है अव्ययी भाव समास। तो बताइए कौन सा समास है। तो समास पहचानने के लिए सर्वप्रथम हम जो है उस पद का विग्रह करते हैं। तो इसका विग्रह होगा गृहीताः लघुड़ाः ययिते। बच्चों, लघुड़ का अर्थ होता है लाठी या डंडा जो हाथ में ग्रहण किया जाता है। तो इसका अर्थ होगा ग्रहण किए गए हैं लाठी या डंडे जिनके द्वारा वे। अब तो आप पहचान गए होंगे ना कि इसमें कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है। अगला प्रश्न है आपका, कुर्यात इतस्मिन् पदे कः लकारः अस्ति। कुर्यात इस पद में कौन सा लकार है। पहला है लंग, दूसरा है लट, तीसरा है लिरिट, चौथा है विधलिंग। तो बताइए कौन सा लकार है।
बहुत सही, इसमें विधिलिंग लकार है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी विधिलिंग लकार में तो पठेत पठेताम पठेयु होता है, तो यहाँ तो कुर्यात है, यात है, तो यात कैसे है? तो बच्चों उसका समाधान यह है, संस्कृत में 10 गण होते हैं, तो विधिलिंग लकार में 2 तरह के रूप चलते हैं। जैसे भवादि गण में भवेद भवेताम भवेयु चलता है, कुछ गणों में यात याताम यू चलता है, तो कुर्यात कुर्याताम कुर्युहु रूप चलता है। और ये क्रिय धातु किस गण की है? तनादि गण की है। अगला प्रश्न है आपका, अनावृष्टि इतस्मिन् पदे कः समासः? अनावृष्टि इस पद में कौन सा समास है? पहला है बहुव्रीहि, दूसरा है कर्मधारय, तीसरा है नए तत्पुरुष, चौथा है अव्ययीभाव। तो कौन सा समास है? बहुत सही, इसमें नय तत्पुरुष समास है। इसका विग्रह होगा नावृष्टि अनावृष्टि, जैसे ना अश्वा अनश्वा। समझ गए? बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है आपका, उच्चैः इत कतविधम पदम अस्ति? उच्चैः यह कैसा पद है? अव्यय पदम, संज्ञा पदम, क्रियापदम, विशेषण पदम? तो बताओ बच्चों ये कैसा पद है? तो उच्चैः ये अव्यय पद है। कैसा पद है? अव्यय। हालांकि आप यहाँ पे विसर्ग देख रहे होंगे तो कुछ बच्चे कहेंगे जैसे रामः बनता है, तो ऐसे यहाँ भी विसर्ग है, तो ये संज्ञा पद होगा। तो भैया ये संज्ञा पद नहीं है, यह अव्यय पद है। अगर आपको संस्कृत में अव्यय याद नहीं है तो ऊपर आई बाल पे क्लिक करके हमने अव्यय का वीडियो बनाया है, उसमें सभी अव्यय हैं, वहां से आप देख सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, वर्णे इत क्रियापदे को लकारः? वर्णे इस क्रियापद में कौन सा लकार है? लोट लकारः, लंग लकारः, लिट लकारः, लट लकारः? तो बताइए बच्चों कौन सा लकार है इसमें? बहुत सही, इसमें लोट लकार है, क्योंकि वर्ण धातु चुराद गढ़ की है। जैसे कथ है, कहो, चोर है, चुराओ, चिंत है, चिंतन करो, वैसे वर्णे वर्णन करो। यह लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का क्रियापद है। अगला प्रश्न है आपका, परिविशति कस्य गणस्य क्रिया अस्ति? परिविशति ये किस गण की क्रिया है? पहला है भवादिगण, दूसरा है अदादिगण, तीसरा है तुदादिगण, चौथा है दिवादिगण। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि सर जी इस तरह से प्रश्न आएगा फिर तो हम फेल हो जाएंगे। तो बच्चों यह जो प्रश्न है ये सीटेट के प्रीवियस ईयर के कुछ पेपरों में आया हुआ था, तो वहां से हमने इसको संकलन किया है कि आप देखें कि आपके पेपर में कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं, ताकि आप उसी अनुसार तैयारी करके जाएं। तो बताइए परिविशति किस गण की धातु है? तो बच्चों परिविशति तुदादिगण की धातु है। किस गण की है? तुदादिगण। भवादिगण और तुदादिगण दोनों धातुओं के रूप एक ही जैसे होते हैं, क्योंकि दोनों में विकर्ण आ लगता है। जैसे भवति भवतः भवंति चलता है, पठति पठता पठंति चलता है, वैसे परिविशति परिविशतः परिविशंत चलता है। तो आप कुछ धातुओं को भी याद रखें वह किस गण की हैं। जैसे लिखति, अब लिख धातु किस गण की है? बहुत बच्चे कहेंगे सर जी पठति भवादि गण की है, तो लिखत भी भवादि गण की है, लेकिन लिखति अर्थात लिख धातु भवादि गण की नहीं है, वह तुदादि गण की है। तुदादि गण की धातुओं के रूप बनाते समय उसमें गुण नहीं होता है, यही दोनों में अंतर है। तो लिखति, इच्छति, स्पृशति ये सभी धातुएं तुदादि गण की हैं। समझ गए? बहुत अच्छे। आपका अगला प्रश्न है, आरभत इत अत्र निर्माण प्रक्रिया का? आरभत इस पद की निर्माण प्रक्रिया क्या है? आरभ लट प्रथम पुरुष से एक वचनम, दूसरा है आरभ लंग प्रथम पुरुष से एक वचनम, तीसरा है आरभ लुंग मध्यम पुरुष से एक वचनम, चौथा है आरभ विधिलिंग प्रथम पुरुष से एक वचनम। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दो कि आरभत जो है लब धातु की तरह इसका रूप चलता है, रब धातु है। जैसे अलभत कहाँ पे बनता है? लंग लकार के प्रथम पुरुष एक वचन में, तो ऐसे ये आरभत भी बना है। तो इसमें आपका विकल्प सही होगा, कौन सा विकल्प सही होगा बताइए? दूसरा विकल्प सही होगा।
आरभ लंग प्रथम पुरुष से एक वचनम, जैसे अलभत वैसे आरभत। आपका अगला प्रश्न है वचसा शब्दे का विभक्ति। वचसा इस शब्द में कौन सी विभक्ति है? तो बच्चों किसी पद में विभक्ति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम हमें उसका जो प्रातिपदिक है उस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बिना प्रातिपदिक अर्थात मूल शब्द जाने आप उसकी विभक्ति को नहीं जान सकते हैं। तो वचसा इसका जो मूल प्रातिपदिक है वह है वचस। सकारांत नपुंसक लिंग का पद होता है। वचन माने क्या होता है? बात या वचन। तो वचसा में कौन सी विभक्ति है बताइए? प्रथमा, तृतीया, षष्ठी, चतुर्थी। तो बच्चों इसमें तृतीया विभक्ति है। वचस का रूप चलता है पयस की तरह, जैसे पयः पैसी पयांश, वैसे वचः वचसी वचांश, और तृतीया विभक्ति एक वचन बनता है वचसा। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखितेषु कर्मवाच्यस्य प्रयोगः कः। नीचे लिखे हुए उदाहरणों में किसमें कर्मवाच्य का प्रयोग है? पहला है त्रासयन्ति, दूसरा है उत्पादयन्ते, तीसरा है विनश्यति, चौथा है उपजायते। तो बच्चों आप जानते हो ना कर्मवाच्य की क्रियापद कैसे बनाते हैं? धातु और प्रत्यय के बीच में यक अर्थात या को जोड़ते हैं और रूप आत्मनेपदी में चलाते हैं। तो यहाँ पे आत्मनेपदी के दो क्रियापद हैं, उपजायते और उत्पादयन्ते। लेकिन उपजायते जो है ये इसका धातु रूप ही है आत्मनेपदी का, लेकिन उत्पादयन्ते ये जो है कर्मवाच्य का क्रियापद है। तो आपका सही विकल्प होगा दूसरा। अगला प्रश्न है उपनिषदाम इत रूपम कस्याम विभक्तो कस्मिन् वचने चा वर्तते। उपनिषदाम यह रूप किस विभक्ति और किस वचन में होता है? पहला है षष्ठी विभक्तो बहुवचने, दूसरा है द्वितीया विभक्तो एकवचने, तीसरा है द्वितीया विभक्तो बहुवचने, और चौथा है सप्तमी विभक्तो एकवचने। तो बताइए उपनिषदाम इसका मूल शब्द क्या है? उपनिषद धकारांत शब्द है। तो इसमें कौन सी विभक्ति है? फटाफट बताइए। बहुत सही, इसमें षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर जी हमने तो राम के रूप में रामाणाम पढ़ा था, बालक के रूप में बालका नाम पढ़ा था, हरि के रूप में हरिणाम पढ़ा था, तो इसमें ना क्यों नहीं आ रहा है? तो बच्चों जो व्यंजनांत संज्ञा पद होते हैं उसके षष्ठी बहुवचन में ना का आगम नहीं होता, क्योंकि ना जो है केवल स्वरांत संज्ञा पद में ही होता है। समझ गए? बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है आपका आश्रितेव इत अत्र कः संधि विद्यते। आश्रित एव इस पद में कौन सी संधि है? यड़ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, दीर्घ संधि। तो कौन सी संधि है बताइए? तो सर्वप्रथम इसका हम विच्छेद करेंगे, तो क्या हो जाएगा? आश्रित प्लस एव। अब कौन सी संधि है बताइए? बहुत सही, इसमें वृद्ध संधि है। और भी हमने वृद्ध संधि के लिए पहचान के लिए आपको वीडियो के प्रारंभ में ही बताया था कि वृद्ध संज्ञक वर्ण तीन होते हैं, बड़ा आ, आए और आओ। आए और आओ जब भी मात्रा के रूप में व्यंजन वर्ण पर लगते हैं तो उसमें डबल चोटी लगती है। तो जहां भी आपको डबल चोटी मिल जाए वहां आप समझ जाना कि वृद्ध संधि है। तो यहाँ पर देखिए आश्रित एव, तो आश्रित प्लस एव, आ और ए मिलकर के आए हुआ है, इसलिए इसमें वृद्ध संधि है। संधि को अगर आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। संधि की वीडियो हमने बनाई है, वहां आप एक एक संधि को विस्तार से पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है क्रियते इत रूपम कथम निर्मीयते। क्रियते यह रूप कैसे बनाया जाता है? पहला है क्री प्लस शयन प्लस ते, दूसरा है क्री प्लस यत प्लस ते, तीसरा है क्री प्लस यक प्लस ते, चौथा है क्री प्लस ल्य प्लस ते। तो यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, क्रियते ये क्रिय धातु है इसमें, और यह कर्मवाच्य का रूप है। तो कर्मवाच्य का रूप बनाते समय धातु और प्रत्यय के बीच में यक लगता है, यक मतलब या, तो इसमें आपका विकल्प सही होगा तीसरा, क्रिय धातु यक और ते। समझ गए? बहुत अच्छे। जैसे पठ्यते लिख्यते बनता है वैसे ये भी है। आपका अगला प्रश्न है एतत् श्रुत्वा इत संधि पदस्य विच्छेदः कथम स्यात्। एतत् श्रुत्वा
इस संधि पद का विच्छेद पद क्या होगा? एतत् प्लस स्पृष्ट्वा, एतत् प्लस स्मृत्वा, एतत् परस श्रुत्वा, एतत् प्लस श्रुत्वा। तो बच्चों आपने व्यंजन संधि में एक सूत्र पढ़ा होगा, सस छो अटी। उस सूत्र के अंतर्गत यह उदाहरण है। इसमें आपका चौथा विकल्प सही है, एतत् प्लस श्रुत्वा। ता को छा में बदल लेते हैं और जो तालबसा होता है वो छा में बदल जाता है। आपका अगला प्रश्न है, राजकुमार्यपि इत अत्र संधि विच्छेदः करणीयः, संधे नाम अपि दीयताम। राजकुमार अपि इस पद का संधि विच्छेद करिए और संधि का नाम बताइए। पहला है राजकुमारी प्लस अपि अयाद संधि, दूसरा है राजकुमारी प्लस अपि यड़ संधि, तीसरा है राजकुमारी प्लस अपि गुण संधि, चौथा है राजकुमारी प्लस अपि वृद्ध संधि। तो बच्चों यहाँ पर देखो सभी विकल्पों में राजकुमारी प्लस अपि लिखा हुआ है, बस केवल आपको संधि बतानी है। तो यहाँ पे बच्चों ध्यान दो, ई और आ का मेल हो रहा है। तो ई को यड़ची कौन संधि है? यड़ संधि है। और पहचान क्या है? यड़ संधि में कौन कौन से वर्ण आदेश होते हैं? य व र ल। तो जहां भी संधि पद में य व र ल मिल जाए तुरंत समझ जाना कि इसमें यड़ संधि है। अगला प्रश्न है आपका, उपनिषद से एव इत अत्र संधि विच्छेद कथम भविष्यति। उपनिषद से एव इस पद का संधि विच्छेद कैसा होगा? पहला है उपनिषत्सो प्लस यु, दूसरा है उपनिषद प्लस स्वेव, तीसरा है उपनिषत्सु प्लस एव, चौथा है उपनिषद प्लस स्वेव। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान दो, संधि पद में वा हुआ है उपनिषत्सु प्लस एव, तो आपका तीसरा विकल्प सही होगा, उपनिषत्सु प्लस एव। और कौन सी संधि है इसमें बताइए? बहुत सही, इसमें है यड़ संधि। अगला प्रश्न है आपका, आश्रिणोत इत्यस्य पदस्य व्युत्पत्ति इयम अस्ति। आश्रिणोत इस पद की व्युत्पत्ति यह है। पहला है श्री धातु लंग लकारः मध्यम पुरुषः बहुवचनम, दूसरा है श्रृणु धातु लंग लकारः प्रथम पुरुषः एक वचनम, तीसरा है श्री धातु लंग लकारः प्रथम पुरुषः एक वचनम, और चौथा है श्रु धातु लंग लकारः प्रथम पुरुषः एक वचनम। तो बताइए बच्चों कौन सा विकल्प सही है? बहुत सही, इसमें चौथा विकल्प सही है, क्योंकि इसमें धातु है श्रु, सुनना जिसका अर्थ होता है, और लंग लकार का प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है ये। आपका अगला प्रश्न है, अनुमीयते इतस्मिन् पदे कः धातु विद्यते। अनुमीयते इस पद में कौन सी धातु है? पहला है माँ, दूसरा है मी, तीसरा है मी, चौथा है मी। तो बताइए फटाफट। बहुत सही, इसमें पहला विकल्प सही है, माँ धातु है। और यह अनुमीयते जो है ये कर्मवाच्य का क्रियापद है, तो माँ को मी आदेश हो जाता है कर्मवाच्य का क्रियापद बनाने के लिए। जैसे पा को पी आदेश हो जाता है, पिबति पीयते, तो ऐसे माँ को मीयते आदेश हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, भ्रमन्त्याः इत्यत्र कः विभक्ति वर्तते। भ्रमन्त्याः इस पद में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी, तृतीया, सप्तमी, द्वितीया। तो कौन सी विभक्ति है? फटाफट बताइए। बहुत सही, इसमें षष्ठी विभक्ति है। कैसे जाना आपने? क्योंकि जैसे नद्याः सरस्वत्याः वैसे भ्रमन्त्याः। अगला प्रश्न है आपका, लोकसभायाः अत्र का विभक्ति किम वचनम। लोकसभायाः इस पद में कौन सी विभक्ति है और इसका वचन क्या है? पहला है द्वितीया विभक्ति एक वचनम, दूसरा है चतुर्थी विभक्ति एक वचनम, तीसरा है सप्तमी विभक्ति द्विवचनम, और चौथा है षष्ठी विभक्ति एक वचनम। तो बताइए बच्चों फटाफट बताइए। बहुत सही, इसमें है षष्ठी विभक्ति एक वचनम। जहां भी आपको याह मिल जाए समझ जाना उसमें पंचमी और षष्ठी है, क्योंकि स्त्रीलिंग का पंचमी और षष्ठी का रूप एक जैसा ही होता है। तो यहाँ पे पंचमी है ही नहीं है, तो इसमें षष्ठी विभक्ति एक वचन होगा। अगला प्रश्न है आपका, पश्यत इत अस्य पदस्य निर्वचनम किम अस्ति। पश्यत इस पद का निर्वचन क्या है, अर्थात इसका पद परिचय क्या है? पहला है पश्च धातु
लट लकारः प्रथम पुरुषः एक वचनम। दूसरा है दृश्य धातु लोट लकारः मध्यम पुरुष बहुवचनम। तीसरा है दृश्य धातु लंग लकारः मध्यम पुरुष एक वचनम। और चौथा है पश्च धातु लंग लकारः मध्यम पुरुष बहुवचनम। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, पश्च धातु होती ही नहीं है, दृश्य धातु को ही 4 लकारों में, कौन कौन से, लट लोट लंग और विधिलिंग, 4 लकारों में दृश्य धातु को पश्च आदेश हो जाता है। तो पश्चात में आपका विकल्प सही होगा दूसरा, दृश्य धातु लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है। समझ गए, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखितेषु कर्मवाच्यस्य किम उदाहरणम। नीचे लिखे हुए विकल्पों में कर्मवाच्य का उदाहरण कौन सा है। आनंदयति, उड्डीयन्ते, दृश्यते, नृत्यन्ति। कौन सा है बताइए। बहुत सही, इसमें तीसरा है। इसमें आनंदयति, उड्डीयन्ते और नृत्यन्ति कर्तृवाच्य क्रियापद हैं और दृश्यते यह कर्मवाच्य क्रियापद है। आपका अगला प्रश्न है, अस्मिन् इत पदे का विभक्ति। अस्मिन् इस पद में कौन सी विभक्ति है, प्रथमा सप्तमी चतुर्थी तृतीया। फटाफट बताइए, मैराथन क्लास चल रही है। तो इसमें सप्तमी विभक्ति है, जैसे अस्मिन् संसारे, इस संसार में, अस्मिन् वृक्षे, इस पेड़ पर। अगला प्रश्न बच्चों आपका, माम इत पदे का विभक्ति। माम इस पद में कौन सी विभक्ति है, सप्तमी द्वितीया चतुर्थी प्रथमा। तो माम बच्चों अस्मद शब्द का द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है। अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान। तो इसमें द्वितीय विभक्ति है। अगला प्रश्न है, नयतः इतस्मिन् क्रियापदे को लकारः। नयतः इस क्रियापद में लकार कौन सा है, लट लिट विधिलिंग लोट। तो नयता हमें बच्चों लट लकार है, जैसे पठति पठता पठन्ति, वैसे नयति नयतः नयन्ति। अगला प्रश्न है आपका, करवाड़ी इत क्रियापदे को लकारः। करवाड़ इस क्रियापद में कौन सा लकार है, लंग लकारः, लोट लकारः, लट लकारः, लिट लकारः। तो ये क्रि धातु का रूप है, तो इसमें लोट लकार है। करवाड़ लोट लकार के उत्तम पुरुष एक वचन में बनता है। अगला प्रश्न है, वाप्याम इत पदे का विभक्ति। द्वितीया सप्तमी चतुर्थी प्रथमा। तो वाप्याम में कौन सी विभक्ति है, सप्तमी। जैसे नद्याम बनता है, नगर्याम बनता है, वैसे वाप्याम बनता है। वापी माने क्या होता है, छोटा तालाब। आपका अगला प्रश्न है, मा अस्तु इत अत्र कथम संध विच्छेद कार्यः। मा अस्तु इसका संध विच्छेद कैसा होगा। पहला है माँ प्लस तू, दूसरा है मास प्लस तू, तीसरा है माँ प्लस अस्तु और चौथा है माँ प्लस आस्तु। तो बताइए बच्चों, इसमें कौन सा विकल्प सही होगा। तो इसमें सही है तीसरा, माँ प्लस अस्तु, मास्तु। ये रोकने के लिए प्रयोग किया था, क्योंकि माँ मतलब मत। समझ गए, बहुत अच्छे। तो बच्चों आज की कक्षा यहीं तक। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताना, और पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिर मिलेंगे, नमो नमः, धन्यवाद।